गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। हमने पीछे तक के वीडियो में जो हमारा पाचन तंत्र की क्रियाविधि थी, पाचन तंत्र की क्रियाविधि, उसमें मैंने आपको 5 चरण बताए थे, जिसमें से हमारा दूसरा चरण जो है वो चल रहा था, सेकंड चरण, जिसका नाम था पाचन। देखिए, बात करने वाले हैं पाचन के अंदर मुख्य गुहिका, ठीक है ना, बक्कल क्वेटी, किसके अंदर हमने बात कर ली थी, मुख्य गुहिका, और आमाशय में पाचन की बात कर ली थी। यहां तक हमारी बातें जो थी वो हो चुकी थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे आंत में पाचन। किसमें? आंत में। आंत हमने 2 प्रकार की पढ़ी थी, एक पढ़ी थी स्मॉल और एक पढ़ी थी लारक, ठीक है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। इनकी बात हम जो है वो करने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आमाशय से जैसे ही पाचन होता है, उसके बाद में पाचन की क्रिया जो है वो किसमें होगी? छोटी आंत के अंदर होती है। इंटेस्टाइन किसमें होगी? छोटी आंत में होती है। हम साधारणतः सीधी सीधी बातें करेंगे। देखिए, आमाशय में जो पाचन था प्रोटीन का, आंशिक रूप से जो है होता है। प्रोटीन का जो पाचन आमाशय में था वो वहां पे क्या होता है? आंशिक रूप से होता है। एवं कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें, किसकी बात करें? कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो उस सहित भोजन जो है वो अम्लीय कायम के रूप में थोड़ा थोड़ा करके कहाँ आ जाता है? ग्रहणी में प्रवेश करता है। और आप सभी लोग जानते हो, ग्रहणी या ड्यूडेनियम जिसे बोला जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है? प्रथम भाग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होती है? प्रथम भाग जो है वो होती है। इसके बाद में बात करते हैं तो ग्रहणी के अंदर ब्रूनर की ग्रंथियां होती हैं, जो एंजाइम रहित क्षारीय तरल एवं श्लेष्म में अत्यधिक स्रावित करती हैं। इसके अलावा ग्रहणी की भित्ति जो है वो अम्लीय जठरीय रस से सुरक्षा करती है। जो क्षारीय तरल है ना, वो ग्रहणी की भित्ति की अम्लीय जठरीय रस से क्या करता है? सुरक्षा करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आंतर रस में, आंत में पाए जाने वाला जो रस है, इसे आप लोग आंतर रस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आंतर रस बोल सकते हो। आंतर रस की अगर बात करें तो ये अत्यधिक मात्रा में जल व जल अपघट्य, अत्यधिक मात्रा में इसमें क्या होते हैं? जल एवं जल अपघट्य होते हैं। जल एवं जल अपघट्य होते हैं, ठीक है। जल एवं जल अपघट्य इसके अंदर उपस्थित होते हैं। यह हल्का क्षारीय तरल होता है। क्या होता है भाई? अगर बात करें तो हल्का क्षारीय तरल होता है। इसमें पाचक एंजाइम जो है वो अनुपस्थित होते हैं। पाचक एंजाइम जो है वो तो क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। हल्का क्षारीय तरल होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय तरल होता है। और हल्का क्षारीय तरल होता है, लगभग पीएच की अगर बात करें तो 7.5 से 8 होती है। इसलिए यह क्या होता है? हल्का क्षारीय तरल होता है। इसके अलावा बात करें तो पित्त लवण जो होते हैं, क्या होते हैं? पित्त लवण। पित्त लवण जो है, जैसे पित्त लवण है वो सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं, जो लेसिथीन वसा के पाइसीकरण में महत्वपूर्ण होते हैं। किसके? लेसिथीन वसा के पाइसीकरण। एक शब्द आया पाइसीकरण। देखिए, वसा की बड़ी गोलिकाओं को, वसा की बड़ी गोलिकाओं को, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देना, छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है? पाइसीकरण कहलाता है। जैसे बताता हूं आपको, जैसे वसा, वसा प्लस पित्त, इनका क्या होता है? पाइसीकरण होता है। क्या होता है? पाइसीकरण। तो क्या बनती है? पाइसीकृत वसा बनती है। क्या बनती है? पाइसीकृत वसा बनती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है पाइसीकरण की क्रिया किसमें होती है? तो आंत के अंदर होती है। किसमें होती है? आंत के अंदर होती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात देखिए, सुनिए आप। छोटी आंत जो होती है ना, या फिर हम आंत की बात करें तो उसमें भोजन जो है वो 4 से 5 घंटे तक रहता है। भोजन जो है वो कितने देर रहता है? 4 से 5 घंटे तक रहता है। और प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा पाचन व अवशोषण की क्रिया वो छोटी आंत में ही होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस भाग में? ग्रहणी भाग में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस भाग में? ग्रहणी भाग में होती है।
ठीक है ना। और ग्रहणी भाग में लगभग पाचन का जो है अधिकांश भाग पूर्ण हो जाता है, अधिकांश भाग जो है वो क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इसके बाद में आंतर के शेष भागों में किसकी क्रिया होती है, अवशोषण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है, अवशोषण की क्रिया जो है वो होती है। इसके अलावा बात करें तो मैंने आपको बता दिया कितने घंटे तक भोजन रहता है, 4 से 5 घंटे तक जो है वो भोजन यहाँ पे रहता है। जबकि अमाशय में मैंने कितना बताया था, रिमाइंड करो, रिमाइंड क्या करोगे जब आपने पढ़ा ही नहीं है। तो अमाशय के अंदर मैंने बताया था 3 से 4 घंटे, अमाशय में मैंने क्या बताया था, 3 से 4 घंटे आप लोगों को बताया था। तो इस प्रकार से पाइसीकरण से वसा, पाइसीकृत वसा बनती है। इसके अलावा अग्नाशयी रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, कौन कौन से, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोपेप्टिडेज है, इलेस्टेस है, ये होते हैं। ये निष्क्रिय रूप से स्रावित होते हैं, क्या होते हैं, डीएक्टिव रूप से स्रावित होते हैं। किस रूप में, अग्नाशय रस में ये किस रूप में होते हैं, डीएक्टिव रूप से स्रावित होते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे पहले जो है एंटेरोकाइनेज जो है वो क्या करता है, ये एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, एंटेरोकाइनेज, यहां लिख देता हूं, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है ये क्या करता है, ये एंजाइम जो होता है ये ट्रिप्सिन, किसको, ट्रिप्सिनोजन जो निष्क्रिय होता है, क्या होता है, डीएक्टिव होता है, कौन, ट्रिप्सिनोजन, इसको ये बदल देता है ट्रिप्सिन में। किसमें बदल देता है, ट्रिप्सिन में, जो एक्टिव होता है, जो क्या होता है, एक्टिव होता है। तो एक तो बात ये ध्यान में रखनी है आपको। इसके अलावा काइमोट्रिप्सिनोजन व प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस या प्रोइलेटेस जो है वो निष्क्रिय होते हैं, जिनको ये ट्रिप्सिन, देखें ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन में बदलता है, और ये जो है काइमोट्रिप्सिनोजन या फिर बोल सकते हो प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेस, और एक और था प्रो इलेस्टस, ठीक है। इनको ये पेप्सिन जो बना था, कौन बना था, सॉरी, ये जो ट्रिप्सिन जो बना था ये किस में बदल देता है, ये सभी निष्क्रिय होते हैं भाई, ध्यान रखना, निष्क्रिय होते हैं। तो ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये इनको सक्रिय में बदल देता है। जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन तो है वो तो काइमोट्रिप्सिन में बदलेगा, किस में बदलेगा, काइमोट्रिप्सिन में बदलेगा। और ये कार्बोक्सी जो पेप्टिडेस में बदल जाएगा, प्रो था, और नीचे वाला प्रो इलेस्टेस था, ये इलेस्टेस में बदल जाएगा, जो सभी क्या होंगे, सक्रिय होंगे, जो सभी क्या होंगे, सक्रिय होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्रोटियोज है, पेप्टोन है, क्या क्या है, प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। इनको ट्रिप्सिन, एक तो ट्रिप्सिन और एक काइमोट्रिप्सिन, एक कौन, काइमोट्रिप्सिन, एक तो ट्रिप्सिन और एक काइमोट्रिप्सिन जो है वो छोटे पॉलीपेप्टाइड, टाइपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड में बदल देते हैं। छोटे पेप्टाइड, ठीक है, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड में बदल देते हैं। तो एक आपको, 1 नंबर तो हमने ये बात की थी, 2 नंबर हमने ये बात की, 3 नंबर हमने ये बात की। इसके बाद में देखिए आगे बात करते हैं। आगे जो छोटे जो पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड याद रखना, छोटे जो पॉलीपेप्टाइड बने, क्या बने हैं, छोटे पॉलीपेप्टाइड, 4 नंबर पर, इनको कार्बोक्सीपेप्सिडेज, ये देखिए मैं यहां से चिन्ह लगाऊंगा, ये ध्यान रखना, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये एंजाइम जो होता है pH 7 पर, किस पर, pH 7 पर एमिनो अम्ल व डाइपेप्टाइड में बदल देता है, किसमें, एमिनो अम्ल और डाइपेप्टाइड में, एमिनो अम्ल व
डाइपेप्टाइड में बदल देता है। तथा जो इलेटेस होता है ना, ये क्या करता है, ये करता है जो इलास्टिन तंतु हैं उनका पाचन करता है। तो कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो किसका पाचन करता है, इलास्टिन तंतुओं का पाचन करता है। शुरुआत से देखिए इतनी क्रिया जो हमने की है वो महत्वपूर्ण है। क्या क्या किया, ट्रिप्सिनोजन जो डीएक्टिव था, जिसको एंट्रोकाइनेज एंजाइम, इस एंजाइम के कारण इसको किस में बदल दिया गया, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में, जो सक्रिय था। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज और प्रो इलेटेस ट्रिप्सिन को काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टिडेज और इलेटेस में बदल देता है। अब ये काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टिडेज और इलेटेस क्या करते हैं, इनमें से काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन जो होते हैं वो प्रोटियोस, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड को किस में बदल देते हैं, छोटे पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड में बदल देते हैं। और अब देखिए ये छोटे पॉलीपेप्टाइड बने, ये छोटे पॉलीपेप्टाइड को कार्बोक्सीपेप्टिडेज pH 7 पर एमिनो अम्ल व डाइपेप्टाइड में बदल देता है। बचा क्या, इलेस्टेस। ये इलेस्टेस क्या करता है, इलास्टिन तंतुओं का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, इलास्टिन तंतुओं का पाचन करता है। इसके बाद अगर बात करें तो जो पाइसीकृत वसा थी, कहाँ थी पाइसीकृत वसा, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या बनी थी, पाइसीकृत वसा बनी थी। ये पाइसीकृत वसा है, इसका पाचन, पाइसीकृत वसा का एक नाम आप लोग और याद रख लेना, वो होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड। इस पाइसीकृत वसा को लाइपेज, कौन, लाइपेज pH 7 पर, कितने पे, pH 7 मतलब उदासीनता पर वसा अम्ल एवं किसमें बदल देता है, 2 मोनोग्लिसराइड में बदल देता, सॉरी ग्लिसराइड में बदल देता है, 2 मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। पाइसीकृत वसा या ट्राइग्लिसराइड को लाइपेज pH 7 पर वसा अम्ल व 2 मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। इसके बाद में बात करते हैं तो छोटी आंत जो होती है उसमें एंट्रोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, एंजाइमों की पाचन क्रियाएं संपन्न करती हैं। किसकी क्रियाएं, एंजाइमों की पाचन क्रिया जो है वो संपन्न करती हैं। देखिए कौन कौन सी क्रियाएं जो हैं वो उनके अंदर होती हैं, उन क्रियाओं की हम लोग बात करते हैं। और वहीं पर संपर्क में आने से भोजन का अवशोषण व पूर्ण जल अपघटन है वो भी पूरा हो जाता है। सबसे पहले देखिए मैं जो लिख रहा हूं 1 नंबर, सुक्रोज। सुक्रोज जो है उसको सुक्रेस एंजाइम, कौन सा एंजाइम, सुक्रेस एंजाइम pH 8.5 पे, कितने पे, 8.5 पे, ये इसको बदल देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल देता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं माल्टोस। माल्टोस को एंजाइम है माल्टेस, कौन सा एंजाइम है, माल्टेस। ये pH 8.5 पे, pH कितने, 8.5 पे, इस माल्टोस को बदल देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, अर्थात ग्लूकोज के 2 अणुओं में बदल देता है। इसके अलावा छोटे आंत में तीसरी अगर पाचन की क्रिया की बात करें तो जो लेक्टोस होता है उसको इतने ही pH मान पर लेक्टेज एंजाइम, pH 8.5 पर ही लेक्टेज एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोस में बदल देता है। 3 बताई है मैंने, सुक्रोज को सुक्रेस एंजाइम द्वारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज व ग्लूकोज में, लेक्टोज को लेक्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज के अंदर। ग्लेक्टोज अलग होता है, ग्लूकोज अलग होता है, वैसे आप लोग जानते हो। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जो एल्फा स्मिथ डेक्स्ट्रीन है, 4 नंबर बात करते हैं आगे, एल्फा स्मिथ डेक्स्ट्रीन,
इसको जो होता है डेक्सटीनेज एंजाइम होता है। कौन सा? डेक्सटीनेज। ये एंजाइम pH 8.5 पर ही ग्लूकोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? ग्लूकोज के अंदर बदल देता है। इसके बाद में 5 नंबर अगर बात करें तो पॉलीपेप्टाइड। किसको? पॉलीपेप्टाइड को, जो एमिनो पेप्टिडेज होते हैं, ये क्या करते हैं? pH 8.5 पे, कितने पे? 8.5 पे इसको डाइपेप्टाइड व एमिनो अम्ल में बदल देते हैं। डाइपेप्टाइड एवं एमिनो एसिड में बदल देते हैं। डाइपेप्टाइड एवं किस में बदल देते हैं? एमिनो एसिड में बदल देते हैं। इसके बाद में बना डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड जो है इसका पाचन डाइपेप्टिडेज द्वारा होता है। डाइपेप्टिडेज द्वारा होता है। pH उतनी ही रहेगी 8.5 और ये एमिनो एसिड में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? एमिनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं, ये आपको याद रखने होंगे कौन सी कंडीशन में कौन सा एंजाइम जो है वो किस में परिवर्तित करता है। लास्ट में बचती है पाइसीकृत वसा, जिसे ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। पाइसीकृत वसा जो होती है इसको आंतरीय लाइपेज, आंतरीय लाइपेज जो है वो 8.5 pH पर, pH तो आप याद रख लेना, कॉमन है सभी में, इसको बदल देता है वसा अम्ल और साथ में 2 मोनो ग्लिसराइड। ठीक है, ये प्रमुख अभिक्रियाएं जो है, पाचन क्रियाएं बोल सकते हो इनको, जो विभिन्न एंजाइमों द्वारा जो कहाँ उपस्थित होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर से सुनना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो आंतरीय कोशिकाएं होती हैं। कौन सी? आंतरीय, जिन्हें आपकी किताब में नाम दिया हुआ है एंटेरोसाइट सेल्स। ठीक है ना, इनमें उपस्थित होते हैं ये सभी एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम? कौन कौन से एंजाइम? सुक्रेस एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, लैक्टेस एंजाइम, एल्फा स्मिथ डेक्सट्रीनेज एंजाइम, एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम, डाइपेप्टिडेज एंजाइम, ठीक है, और आंतरीय लाइपेज एंजाइम। ये सभी छोटी आंत में आंतरीय कोशिकाएं या एंट्रोसाइड सेल्स होती हैं, उनमें उपस्थित होते हैं। उनके अंदर ये क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपके जो पाचन की क्रिया थी वो पूर्ण हो गई है। इसके बाद में जो पचित भोजन है उसका क्या होता है? अवशोषण होता है। पचित भोजन का क्या होता है? अवशोषण की क्रिया जो है वो होती है, और साथ में स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, जिनकी बात आपके कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। क्या क्या बचे आपके? एक तो अवशोषण और एक क्या बचा है? स्वांगीकरण, और एक क्या बचा है? बहिक्षेपण। चलो आज ही कर लेते हैं, बता देता हूं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा क्या होते हैं। देखो, पचित भोजन का अवशोषण जैसे ही होता है, पचित भोजन का क्या हो जाता है? अवशोषण। पचित भोजन का पाचन होता है, उसके बाद में कौन सी क्रिया होती है? अवशोषण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अवशोषण की क्रिया होती है। और पचित भोजन जो है वो आंतर की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से रुधिर व लसिका में स्थानांतरण हो जाता है। किसके द्वारा? रुधिर व लसिका तंत्र, लिम्फ सिस्टम द्वारा किसमें स्थानांतरित हो जाता है? जो कोशिकाओं के माध्यम से रुधिर व लसिका में स्थानांतरित हो जाता है। किसमें चला जाता है? इनमें चला जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? अवशोषण या एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। अवशोषण या एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। इसमें जो आंतर होती हैं उनमें सूक्ष्माकुर होते हैं, बुर्स बोल्ड होते हैं, ठीक है, बुर्स बॉर्डर होते हैं, जिनमें बहुत सारे रसाकुर उपस्थित होते हैं, जो क्या है पाचन के अंतिम उत्पाद जो भी होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं। उनको क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। बाकी इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा आपके अवशोषण में आपको इतना और ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो अवशोषण की मुख्य क्रिया है, क्या है? अवशोषण की जो मुख्य क्रिया होती है, ठीक है, ये
जो है सहक्रिय अधिगम व विसरण द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? सहक्रिय अधिगमन एवं विसरण द्वारा होती है। सहक्रिय अधिगमन एवं विसरण द्वारा होती है। एमिनो अम्ल व ग्लूकोज का अवशोषण सहक्रिय अधिगम द्वारा रुधिर में होता है। इतना याद रख लेना। हाँ, दो शब्द आप लोग याद रख लेना, एक तो एमिनो एसिड और एक ग्लूकोज। इनका जो अवशोषण है वो सहक्रिय अधिगमन द्वारा होता है और किसके अंदर होता है? ब्लड के अंदर होता है। सहक्रिय अधिगमन द्वारा होता है और किस में होता है? ब्लड में होता है। इसके अलावा बात करें तो वसा का अवशोषण वसीय अम्लों, मोनोग्लिसराइड व कोलेस्ट्रॉल के रूप में विसरण द्वारा लसिका में होता है। पित्त के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? पित्त की, जो पित्ताशय में पाया जाता है। इन वसाओं के साथ पित्त सूक्ष्म जटिल संरचनाएं बनाते हैं। भाई पित्त प्लस वसा मिल जाएंगी तब एक संरचना बनेगी जिसे मिसेल कहेंगे। जिसे क्या बोलेंगे? मिसेल बोलेंगे। ये मिसेल जो है वो काइम में मिल जाती है। किसमें? काइम जो भोजन है, तरल भोजन, उसमें मिल जाती है। ठीक है, या विलय होती है। प्रत्येक मिसेल वसा व पित्त लवणों की छोटी गोलाकार या बेलनाकार गोलिकाएं होती हैं। इनके व्यास की बात करें तो 3 से 6 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 3 से 6 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कोशिकाओं में जो है और भी कुछ लाइपोप्रोटीन से बनी गोलिकाएं होती हैं, या लिपोप्रोटीन बोल सकते हो। लिपोप्रोटीन से बनी गोलिकाएं होती हैं जिनको काइलोमाइक्रोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काइलोमाइक्रोन बोला जाता है। ठीक है, और काइलोमाइक्रोन जो है भाई लिपोप्रोटीन से बनी गोलिकाओं को काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। और ये बही कोशिका लेन द्वारा बाहर निकालकर लसिका केशिका में जाती हैं और लसिका तंत्र से होती हुई शीरा के रुधिर प्लाज्मा में पहुंच जाती हैं और प्लाज्मा में लिपोप्रोटीन लाइपेज की सहायता से इन्हें वसा अम्लों व मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। ठीक है, इसी प्रकार विटामिन व लवण सहक्रिय या निष्क्रिय विधि से अवशोषित होते हैं। विटामिन, लवण, देखिए ब्लड द्वारा एमिनो अम्ल ग्लूकोज मैन जो था सहक्रिय अधिगम रक्त में हो गया। इसके अलावा पित्त लवण उनका मैंने आपको कहाँ बताया? हाथ में बता दिया, सहक्रिय अधिगमन द्वारा। अब देखिए विसरण किस में होगा? विसरण द्वारा अवशोषण जो है वो विटामिन व लवण जो सहक्रिय व निष्क्रिय होते हैं, सहक्रिय व क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। उनका अवशोषण किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। उनका अवशोषण किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। और जल का अवशोषण केवल विसरण द्वारा होता है। जल का अवशोषण भी किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। वर्धांतर में जल व कुछ विटामिन अवशोषित होते हैं, जैसे विटामिन के, याद रख लेना। किसमें? वर्धांतर। वर्धांतर क्या बोलते हैं? वर्धांतर को। ठीक है ना, बड़ी आंत का प्रथम भाग जो होता है वर्धांतर, उसमें के विटामिनों का जो है अवशोषण होता है। 4 नंबर बात करते हैं स्वांगीकरण की। चैप्टर पूरा ही कर देता हूँ। 4 नंबर बात करते हैं स्वांगीकरण की। ठीक है ना, ये कर लिया स्वांगीकरण। देखिए मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में बताया था, स्वांगीकरण नाम आया था, तब मैंने कहा था ये ऊर्जा को इकट्ठा करने का एक तरीका होता है। ठीक है ना, स्वांगीकरण शक्ति बताया था, वहां पे मैंने ऊर्जा एकत्रित करना। तो अवशोषित खाद्य पदार्थ रुधिर द्वारा कहाँ पहुंचते हैं? सेल्स में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? सेल्स में पहुंचते हैं और कोशिकाओं से ऊर्जा प्राप्ति करके किसको? एनर्जी को प्राप्त करके क्या करते हैं? विघटन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? विघटन का कार्य करते हैं। इसके अलावा ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में संचित होती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है, जो क्या करती है? खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संचित होती है। ये कोशिकाओं के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उनको संचालित करती है। एटीपी के अलावा वसा व ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। और ग्लाइकोजन हमारे शरीर में कहाँ इकट्ठा रहता है? लीवर में रहता है। ये बात भी मैंने आपको पहले बताई थी। इसके अलावा लास्ट जो है आपका बहिक्षेपण। बहिक्षेपण आप सीधा समझिए, बहिक्षेपण का मतलब होता है पचित भोजन जो था या जिस भोजन का पाचन हुआ उसका अवशोषण कर लिया गया या उससे ऊर्जा प्राप्त कर ली गई।
लास्ट में जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, लास्ट में क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, बहिक्षेपण कहलाता है। जो अपचित भाग है वो वर्धांतर में आता है। वहां पे क्या है, अनेक जीवाणु होते हैं जो अपचित भोजन में उपस्थित सेलुलोज का विघटन कर लेते हैं। वर्धांतर का मुख्य कार्य वैसे जल का अवशोषण करना होता है, अभी आपको बताया मैंने, ठीक है ना, जल का अवशोषण करना होता है। तो शेष अपचित भाग या अपचित भोजन जो है वो लगभग 24 घंटे में 1 या 2 बार मल विसर्जित कर दिया जाता है। जो एनस भाग होता है ना, रिक्टम का अंतिम भाग एनस होता है, गुद्दा द्वार। इस गुद्दा द्वार द्वारा भोजन को 24 घंटे में मनुष्य द्वारा लगभग 2 बार की क्रिया द्वारा क्या है, बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। और मैंने एनएस पर भी आपको बताया था, एनएस पर सवर्णी पेशियां पाई जाती हैं जो मल को बाहर करने की क्रिया का नियंत्रण करती हैं। मल को बाहर करने की क्रिया का क्या करती हैं, नियंत्रण करती हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपका चैप्टर था जो आपको पढ़ाया हुआ था। वैसे मैंने ये जो पाचन की क्रिया है इसको आपको थोड़ा जल्दी ही रिपीट करवाया, तो आप लोग एक बार इसको क्लास में हम चर्चा करेंगे इसकी। इसके अलावा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो था मेलन्यूट्रिशन एंड न्यूट्रलाइजेशन जो था डिसऑर्डर्स, कुपोषण व इससे संबंधित रोग, वो आपके हटा दिया गया है तो हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम कल से जो चैप्टर शुरू करेंगे आपका लेसन नंबर 23, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसा का वैसा आपका चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में उपस्थित है, जिसका नाम है आपके रेस्पिरेशन। तो हम यही पढ़ेंगे क्योंकि आप श्वसन के बारे में पढ़ रहे हो क्लास के अंदर। प्लांट्स में रेस्पिरेशन हम लोग बात कर रहे हैं, तो साथ में वो चलता रहेगा, साथ में इसकी बात हम विस्तार से हाई लेवल पर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।